हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप देख रहे हैं लेक्चर को। आज सेकंड लेक्चर है सेंटर ऑफ मास का, लेकिन सेंटर ऑफ मास का नामो निशान नहीं है तो वो लास्ट में इंट्रोड्यूस कर देंगे। और पहले थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, है ना। और फिर एक बहुत सारे बच्चों के क्वेरीज आ रहे हैं, मतलब मुझे हर प्लेटफॉर्म पे, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, यहाँ वहाँ जहाँ भी PW ऐप में, कि भैया सर कितना कर लें, आपका जो DPP दे रहे हो उससे हो जाएगा सिलेक्शन, है ना। तो आज मैं तुम्हारी थोड़ी कंफ्यूजन दूर कर दूँ परमानेंट, है ना। चलो आज का रिवीजन करते हैं। क्यों 1D कोलिजन पढ़ रहे थे हम, कितने टाइप के होते हैं। एक होता है इलास्टिक, है ना। इलास्टिक में क्या होता है, नो काइनेटिक एनर्जी लॉस। और इस फॉर्मूले से काइनेटिक जब लॉस नहीं होती है, इसी को यूज करके आता है, प्रूव करते हैं हम, सेपरेशन की स्पीड इज इक्वल टू अप्रोच की स्पीड। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब इलास्टिक था, इन इलास्टिक में क्या होता है, थोड़ा लॉस होता है, कम लॉस होता है ना, कितना नहीं पता, वो ई पे डिपेंड करता है। आज देखेंगे कितना लॉस होता है ना। और इसमें क्या होता है, सेपरेशन की स्पीड क्या होती है, कम होती है अप्रोच से। कितनी होती है, ई टाइम्स ऑफ अप्रोच, राइट। E1 से छोटा होता है, क्लियर है ये बात। और परफेक्टली इन इलास्टिक में मैक्सिमम लॉस होता है, पूरा लॉस नहीं होता। क्या होता है, मैक्सिमम लॉस होता है, पूरा नहीं, मैक्सिमम, जितना हो सकता है। फिर भी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी रह जाती है, जितनी पोटेंशियल में कन्वर्ट हुई उसमें से कुछ वापस ही नहीं मिली, चिपक के चले गए ना। तो काइनेटिक एनर्जी है, पूरी खत्म नहीं हुई है, पर लॉस क्या होता है, मैक्सिमम, है ना। यहाँ ई कितना होता है, 1, इसी फॉर्मूले से। यहाँ ई होता है, यहाँ पे ई कितना होता है, 0। और इसमें 0-1 के बीच में कुछ भी होता है इन इलास्टिक में, है ना। तो एक जनरलाइज हमने फॉर्मूला बनाया दो बॉडीज के लिए 1D कोलिजन में। ये बन के आया, ये अगर तुम भाई अगर तुमसे कोई पूछे काइंड दो बॉडीज हैं, U1 U2 है, कोलाइड कर रहे हैं, कितना लॉस हुआ काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है, ई दिया है, ई भी दिया है। तो भाई पहले तुम V1 निकालो, फिर V2 निकालो, फिर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालो, टोटल फाइनल निकालो, है ना। फिर तुम माइनस करो, तुम भाई पागल हो जाओगे, ठीक है। कि कितनी थी, कितनी रह गई, बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। तो जुगाड़ फॉर्मूला हमने बना लिया। क्या लिखा हुआ है, हाफ M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2। इसको हम रिड्यूस्ड मास भी बोलते हैं, रिड्यूस्ड मास, ठीक है, बोलते हैं। इसकी डायमेंशन मास में ही है, ऊपर 2 मास है मल्टीप्लाई में, नीचे मास की डायमेंशन पावर 1 है, ऊपर मास की पावर 2 है। तो ये पूरा मास ही होता है, kg में ही होता है। इनटू फॉर्मूला क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का, हाफ mv²। तो हाफ m। अब भैया हमें सॉल्व नहीं करना है क्वेश्चन, हमको डायरेक्ट निकालना है। तो बाद की वेलोसिटी क्या थी हमें उससे कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट सॉल्व करना है। तो हमें अप्रोच से मतलब है, सेपरेशन सॉल्व ही नहीं करना है। तो सीधा अप स्पीड ऑफ अप्रोच का स्क्वायर, तो हाफ m u², ठीक है, हाफ m u² इंटू 1 माइनस e², ठीक है। तो आप ये भी लिख सकते हो, अब देखो ये भी लिख सकते हो, ये एक्चुअली स्पीड ऑफ अप्रोच क्या होती है, क्यों सेम डायरेक्शन में क्या होती है, माइनस, अपोजिट में क्या होती है, प्लस। तो इसको ये भी लिख सकते हो, काइनेटिक एनर्जी लॉस हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 रिड्यूस्ड मास। नाम इसलिए रिड्यूस्ड क्यों है, क्योंकि जो आंसर आता है वो दोनों मास से कम होता है। जो नेट वैल्यू आती है इसकी, वो m1 m2 दोनों से क्या होती है, कम। तो क्या बोलते हैं इसको, रिड्यूस्ड मास। इनटू रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन,
का स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक है, अब रिलेटिव वेलोसिटी नेगेटिव हो पॉजिटिव हो क्या फर्क पड़ता है, स्क्वायर तो हो गया। ठीक है, इज्जत से तुम्हें समझना समझ सकते हो। अप्रोच की स्पीड का स्क्वायर, जितनी तेज आएंगे उतना लॉस होगा, उतनी तेज टकराएंगे, है ना। ठीक है, इलास्टिक में भाई क्यों, इलास्टिक में ई कितना होता है 1, अभी देखा हमने ई कितना होता है 1, दोनों सेम होते हैं तो 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो भैया रखो ई स्क्वायर को रखो 1, ई को रखो 1, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0, तो ये पूरा कितना हो गया 0, तो ये पूरा कितना हो गया 0। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला है इंपॉर्टेंट, जैसे याद करना है कर लो। ठीक है, तो ऐसे याद कर लो, ये सिर्फ 1D के लिए है, 2D के लिए नहीं। 1D मतलब हेड ऑन, 1D कोलिजन जो कल पढ़ रहे थे, 2D आज स्टार्ट करेंगे। दो ब्लॉक है, मास m 2m है, अप्रोचिंग ईच अदर एज शोन इन द फिगर। फिगर कहाँ है, अरे चलो बना देते हैं फिगर। ठीक है, तो 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 नाम देना पड़ेगा मास को कुछ ना कुछ। ठीक है, इसको हम बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं 2m, इसको हम बोल देते हैं m। ठीक है ये u से आ रहा है, e दिया है, अच्छा चलो ठीक है, e कुछ मानना है, e ले लेते हैं 1/3। ठीक है, ये रेस्ट पे है, कोई बुराई नहीं है। अब कह रहा है कि भाई चलो एक काम करो, इसको भी दे देते हो, इसको दे देते हैं हम, इसको भी u दे देते हैं। ठीक है, e कितना है 1/3, तो हमसे पूछा है कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ टोटल रिमेनिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक्स। अब देखो ई कुछ दिया है, लॉस तो होगा, लॉस तो होगा, है ना। तो क्या पूछा है कि परसेंटेज रिमेनिंग कितनी होगी, हमें लॉस पता है तो हम पहले इनिशियल निकाल लेंगे, फाइनल निकाल लेंगे, है ना। तो यू कर देते हैं, चलो करें स्टार्ट, कोई दिक्कत नहीं, करें स्टार्ट चलो ये हमें गिवन है, तो हम इनिशियल निकाल लेंगे इज्जत से, फिर लॉस निकाल लेंगे। अब इनिशियल 100 थी, लॉस हो गया 40, तो बची कितनी 60, है ना। तो यार लंबा नहीं पड़ेगा, लॉस के डायरेक्ट फॉर्मूला चिपका देंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है सिस्टम की, पूरे सिस्टम की पूछिए कितना लॉस हो रहा है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी रिमेनिंग। इनिशियल कितनी है भाई m v स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का मास कितना है m, स्पीड कितनी है 2u का होल स्क्वायर अपॉन 2। इज्जत से सॉल्व करना, तो mu स्क्वायर कॉमन आ गया, यहाँ कितना है 2/2, क्यों 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4/2, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3mu स्क्वायर आ गया, कितना आ गया 3mu स्क्वायर। ये हमें गिवन है, हमने ऐसे कुछ मान लिया, हमें तो फॉर्मूला अप्लाई करना सीखना है बस। ठीक है, कितनी आ गई 3mu स्क्वायर टोटल काइनेटिक एनर्जी है पहले सिस्टम की, इसकी इसकी मिला के, हमेशा पॉजिटिव होती है कभी नेगेटिव नहीं होती। ठीक है, चाहे इधर जा रहा हो चाहे इधर जा रहा हो। अब गुरु तुम्हें कोलिजन सॉल्व करना ही नहीं है, डायरेक्ट लगाना है फॉर्मूला। लॉस कितना हो जाएगा, पूरे सिस्टम की एनर्जी का लॉस है ये हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, हाफ, या जगह है, जगह थोड़ा बचा के चलते हैं, लंबा क्वेश्चन लग रहा है हमको। सिस्टम की हाफ m1 m2 2m इंटू m अपॉन m1 प्लस m2 इंटू
स्पीड ऑफ अप्रोच कितनी है? u प्लस 2u इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर. व्हाट इज ई स्क्वायर? 1/3 का स्क्वायर. अब रख दिया एक बार में, ठीक है. वाह. 1/2, ये 2m स्क्वायर, ये 3m, u प्लस 2u 3u 1 माइनस 1/9. कर दो सॉल्व. 2 कट गया, 3 कट गया. वाह यार, 2 कट गया, 3 कट गया. कितना आ गया? पक्का. u प्लस 2u, ठीक है, ठीक है. 2 कट गया, 2m स्क्वायर, हाँ, 2m प्लस m का होल स्क्वायर, ठीक है. u प्लस 2u, सही लगा रहे हैं? सही लगा रहे हैं. अप्रोच की स्पीड कितनी है? u प्लस 2u. तो ये हो जाएगा 2 कट गया, 3 कट गया, m भी कट गया, बचा क्या? स्क्वायर भी तो लगेगा गुरु. स्क्वायर, स्क्वायर, ठीक है. अब रुको, काटते नहीं है अभी. अब कितना आ गया? हाफ 2m स्क्वायर अपॉन 3m, सब लिखो इज्जत से. 9u स्क्वायर, ये कितना आ गया? 8/9. अब काट सकते हैं, अब कोई बुराई नहीं है. कितना आ जाएगा? काटो. 2 से 2 गया, 9 से 9 गया, ले 8mu स्क्वायर, m से m गया, 8mu स्क्वायर बाई 3, 8/3 mu स्क्वायर. ये क्या है? लॉस है. क्या है? लॉस. तो भाई ये ज्यादा है, ये ज्यादा है? ऑफ कोर्स ही ज्यादा है, इसमें से लॉस हुआ है ना. तो भाई ये बताओ रिमेनिंग कितनी होगी? काइनेटिक एनर्जी रिमेनिंग कितनी होगी? काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस लॉस. भाई जो मर गई, ठीक है, हटाओ उसको, लॉस. कितना हो जाएगा? 3mu स्क्वायर माइनस 8/3 mu स्क्वायर. यहां तक कोई दिक्कत नहीं. क्या हो जाएगा? 9 माइनस 8 mu स्क्वायर बाय 3. कितना आ गया? mu स्क्वायर बाय 3. ये काइनेटिक एनर्जी रिमेनिंग है. क्या है ये? रिमेनिंग. हमसे क्या पूछा था? परसेंटेज बताओ. टोटल काइनेटिक एनर्जी रिमेनिंग कितनी आई है? कितनी आई है? तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे भैया? परसेंटेज क्या होता है? जिसकी बात कर रही हो वो बात कर रहे हो. अरे यार, कर रहे. रिमेनिंग अपॉन टोटल इनटू 100. तो भैया रिमेनिंग कितनी है? mu स्क्वायर बाय 3. टोटल कितनी थी? 3mu स्क्वायर इंटू 100. तो भैया 100/9 इतनी रिमेनिंग है. वो खत्म हो गई. क्या आएगा ये? 9 10 90, 9 11 99, 11.11 11.11%. ठीक है, कोई दिक्कत? समझ में आया? एक मिनट रुकना. ओके. अच्छा, कई बच्चों को डाउट होता है कि सर आपने यहाँ पे सर पहले वाली क्यों ली? क्योंकि आज हम लॉस की बात कर रहे हैं, तो हम बोलते हैं कि जब शुरू में थी उसका कितना लॉस हो गया. ठीक है, तो किसके टर्म्स में बात कर रहे हो? शुरू में कितनी थी? 3mu स्क्वायर. इसमें से कितना लॉस हो गया, कितने परसेंटेज लॉस हो गया, कितने परसेंटेज बच गई. ठीक है, इसकी इनिशियल की बात करते हैं, इनिशियल के रिस्पेक्ट में. रिमेनिंग कितनी है? रिमेनिंग अपॉन टोटल इनटू 100 परसेंटेज में. ठीक है, टोटल मतलब कौन सी टोटल? इनिशियल टोटल. तो टोटल हटा दो, इनिशियल लिख दो. इनिशियल टोटल की बात तो चल ही रही है, उस सिस्टम की बात चल रही है. ठीक है,
इंडिविजुअल तुमसे नहीं पूछेगा इंडिविजुअल इसका कितना लॉस हुआ, ऐसा कितना लॉस हुआ। ट्रांसफर भी तो हुआ है ना, थोड़ा लॉस हुआ है, थोड़ा ट्रांसफर हुआ है, तुमसे क्या पूछेगा, टोटल। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, कोलिजन विद द हैवी बॉडी। हैवी बॉडी का मतलब क्या है? एक ट्रक है ना, हाँ, ठीक है, हाँ, ठीक है, ठीक है, बन गया। ट्रक है, इसका वजन कितना है, ट्रक का वजन कितना होता है? 1000 किलो, 2000 किलो, 3000 किलो। 3000 kg का ट्रक है, बल्कि हम कम बोल रहे हैं और भारी होता है। तो ये बताओ बॉल का वजन कितना होता है? बॉल होती क्रिकेट की बॉल, बड़ा ट्रक है एकदम माला माल। अरे वो कितने किलो की होती है? आधा किलो की भी नहीं होती है, ठीक है, 200 ग्राम, 1/5 kg। छोटी सी बॉल है, तो वजन कितना है? 1/5 kg। 1 किलो की भी नहीं है, 1 किलो का 5वां हिस्सा, मतलब 1 किलो में 5 बॉल आ जाएगी। उसको तुम फेंक के मारोगे, तुम थ्रो करोगे, कुछ फर्क पड़ेगा? इसको कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, ठीक है। और पड़ेगा भी तो वो परसीवेबल नहीं है, आंखों में समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। जो दुनिया में हम जीते हैं उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब मान लो इसकी वेलोसिटी में चेंज आया 20 मीटर पर सेकेंड, उसकी में चेंज आएगा 0.0000073। इसमें चेंज कितना आ गया? 20 मीटर पर सेकेंड। इसमें कितना आया? 0.0000073 मीटर पर सेकेंड चेंज आ भी गया। तो मैं क्या दिख रहा है या कोई इज्जत है इसकी? बहुत छोटा है। तो इसमें क्या होता है, जो हैवी बॉडी में चेंज आता है, हैवी बॉडी की बात कर रहे हैं, ठीक है, हैवी बॉडी की वेलोसिटी में चेंज जो आया वो बहुत छोटा है, इम्परसीवेबल है। क्या है? इम्परसीवेबल, फील नहीं होगा, हो भी रहा होगा तो फील नहीं होगा, ठीक है। जैसे तुम क्या छत से कूद जाओ तो धरती तुम्हें खींचती है, तुम भी धरती को खींचते हो। क्या तुम्हें धरती ऊपर दिखती है? धरती ऊपर जाती है कि नहीं? खींच तुम रहे हो धरती को, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसको, बहुत तिन्नू सा फर्क पड़ रहा है, वो फील नहीं हो रहा, ठीक है। ग्रैंड स्केल में कोई वैल्यू नहीं है उसकी। वही चीज है कि जब भी बड़े को टकराते हैं तो बड़ी, अगर मास में बहुत ज्यादा डिफरेंस है तो इसको फर्क नहीं पड़ता। तो इस केस में हैवी बॉडी को फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसमें तो मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं करोगे, क्योंकि तो बाद की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया, और जो आया है उसमें मतलब नहीं है, ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन लगाओगे क्या सिर्फ इसके लिए? तो ओनली अप्लाई फॉर स्मॉलर बॉडी क्या? सेपरेशन, स्पीड ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू ई टाइम्स ऑफ अप्रोच। इसको लगाओ बस, खत्म। ये बात समझ में आती है? मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं करना है, तुमसे पूछेगा ही नहीं उसकी वेलोसिटी क्या हुई, उसके में कोई चेंज आया ही नहीं, कोई चेंज नहीं आया। चेंज जो आएगा किसमें आएगा? इसमें आएगा। तो पूछेंगे भी किसके लिए? इसके लिए। अननोन, अननोन कितना है? एक। कितना अननोन है? इसकी वेलोसिटी में चेंज आया, वही तो अननोन है कि पहले दी थी बाद में कितनी है। इसकी वेलोसिटी पूछेगा, उसको तो फर्क नहीं पड़ रहा। तो अननोन एक है, तो इक्वेशन भी कितनी चाहिए? एक, बस। किसके लगाओगे? ओनली फॉर द स्मॉलर बॉडी। ये बात समझ में आती है? चलो देखते हैं। देखो, एक काम करते हैं, ब्लॉक मान लेते हैं। बॉल बनाएंगे तो फिर फील नहीं आएगी, थोड़ा गोल गोल सा होगा। ले बड़ा मास है, इलास्टिक कोलिजन है, हाँ इलास्टिक में 1 हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, ठीक है, ठीक है। 10, 9, 8, ठीक है, ओके। उसको बड़ा बनाते हैं, ठीक है। ये भाई मास येलो वाला ब्लॉक है, बहुत बड़ा है, ठीक है। कितना केजी है? 10 kg का है। और ये 10 ग्राम का ब्लॉक है, छोटा सा ब्लॉक, 10 ग्राम का, बहुत छोटा, तिन्नू सा एकदम, कोई इज्जत नहीं है इसकी, है ना। 10 ग्राम का है, और ये किसका है?
10 kg का 1000 गुना वजन है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको। क्या बोल रहा है, दोनों 5 की स्पीड से आ रहे हैं। किसकी स्पीड से आ रहे हैं, 5 की स्पीड से। ये भी 5 मीटर पर सेकंड से और ये भी 5 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। आप एक दूसरी तरफ आ रहे हैं टुवर्ड्स ईच अदर। 10 kg वाला 5 से आ रहा है और 10 ग्राम वाला 1 से आ रहा है, 1 से आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कोलिजन के बाद इसकी स्पीड क्या होगी, छोटे वाले की, बड़े वाले को फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो कोलिजन के बाद की सिचुएशन बनाते हैं। कोलिजन के बाद क्या होगा, ये ब्लॉक तो वैसे ही मूव कर रहा है, टिट्टो, इसको फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, इसको फर्क नहीं पड़ रहा। ये भी कितने से मूव कर रहा है, 5 मीटर पर सेकंड से। तो हमको ना कोई रोक पाएगा। ट्रेन मान लो यार, ट्रेन है, ट्रेन के सामने कोई भी आ जाए सब खत्म है। इसका क्या होगा पूछा है, कोलिजन कैसा है, कोलिजन कैसा है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। एक बात बताओ, ऐसे आ रहे हैं, इस तो फर्क पड़ा, ये तो आगे ही जा रहा है ना, ये क्या अंदर तो घुस नहीं जाएगा। अभी तक अप्रोच कर रहे थे, कोलिजन के पहले अप्रोच करते हैं, कुछ भी हो, नेट अगर अप्रोच ही नहीं करेंगे तो कोलिजन कैसे होगा। कोलिजन के पहले नेट पास आते हैं और कोलिजन के बाद क्या होता है, नेट दूर जाते हैं। तो सेपरेट करना है, तो ये तो उस तरफ जा ही रहा है, ये अंदर तो घुस नहीं जाएगा, तो ये भी कहाँ जाएगा, उस तरफ, कोई ऑप्शन नहीं है। ये भी कहाँ जाएगा, उस तरफ, 20 जाएगा, मान लिया। अब दूर जाना है ना, सेपरेट होना है कोलिजन के बाद, ठीक है। अब अगर सेपरेट हो रहे हैं तो किसकी स्पीड ज्यादा है, उसकी। सर ग्रीन वाला ब्लॉक इस तरफ क्यों नहीं जा रहा, अरे घुस थोड़ी जाएगा उसके अंदर, जगह कहाँ है, पूरा सॉलिड डब्बा है। तो भैया अप्रोच की स्पीड क्या लिखोगे, अप्रोच की स्पीड क्या लिखोगे, 1 + 5, 6 मीटर पर सेकेंड। सेपरेशन की क्या लिखोगे, सेपरेट हो रहे हैं सेम डायरेक्शन में, आगे वाले की ज्यादा है, तो v - 5। ये बात समझ में आई, इलास्टिक है तो सेपरेशन इज इक्वल टू अप्रोच, तो v - 5 इज इक्वल टू 6, v कितना आ गया, 11 मीटर पर सेकेंड। ये बात समझ में आती है। तो 6 से आ रहे थे पास, अब 6 से दूर जाएंगे, ठीक है, तो उसकी 6 ज्यादा है इससे, कितना आ गया, 11 मीटर पर सेकेंड। समझ में आई बात, ये कोलिजन के पहले, ये कोलिजन के बाद। चलो लो, इस बार क्या है, ठीक है, तो छोटा ब्लॉक दिया है, बड़ा ब्लॉक दिया है, कह रहा है 2 बार कोलिजन हो रहा है, एक बार इलास्टिक है, एक बार E1/2 है। दोनों केस में हमें छोटे वाले की वेलोसिटी बताओ, बड़े वाले को फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, बड़े वाले को फर्क नहीं पड़ेगा। तो स्टार्ट करें, इसका मास बहुत ज्यादा है छोटे वाले से, ऐसे लिखा रहता है, ठीक है। अगर 2 बार एरो लग गया, कितनी बार, 2 बार, मतलब मास बहुत ज्यादा है। हमें 3 बार तो लगा दिया ऐसे हीरो बनने के लिए, लेकिन 2 बार लगाए मतलब मास बहुत ज्यादा है। चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो ऐसा है, ये तेज आ रहा है, टकराएगा, ठीक है। अब ये तो भैया 2 की स्पीड से जाएंगे आगे, तो ये अंदर चला नहीं जाएगा, है ना, अंदर जाएगा नहीं। तो हम कुछ सिनेरियो मान लेते हैं कि हमारे हिसाब से जो हमें लग रहा है उसके हिसाब से हम इक्वेशन बना देंगे। पॉजिटिव आंसर आया मतलब असम्पशन सही था, नेगेटिव आया मतलब गलत था। अरे यार चलो ठीक है, ये कलर तो है ही नहीं, ग्रे कलर कहाँ से ले आए, ये दिख रहा है, वाह यार। ओके, ये मास कैप, अरे आराम से आराम से, ये मास m है, ब्लू वाला, ठीक है, ऐसे ही बना दो यार, क्या, ठीक है, ये स्मॉल m है। अब हमने मान लिया ये पीछे जा रहा है, कह रहा है पीछे,
कितने से जा रहा है पीछे, हमने मान लिया v से जा रहा है, v1 लेट से। अब फर्स्ट बार सॉल्व कर रहे हैं तो v1 मान लिया, ये जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से। इसको फर्क पड़ा ही नहीं, कोलिजन के बाद इसको फर्क नहीं पड़ा, तो क्या लगा देंगे इसमें, पहले वाले में सेपरेशन इज इक्वल टू अप्रोच, है ना। अब सेपरेशन क्या है, ये v1 जा रहा है 2 से जा रहा है, दोनों दूर जा रहे हैं, दोनों की ऐड हो जाएगी, ये भी दूर ये भी दूर, दोनों का कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, ऐड, क्या हो जाएगा 2 + v1। और अप्रोच क्या लिखोगे भैया, इसकी ज्यादा है इसकी कम है, 20 - 2, तो भाई 20 - 2, तो v1 आ गया 20 - 2 -2, v1 आ गया 16 मीटर पर सेकेंड। कुछ टफ था नहीं सर, आंसर पॉजिटिव आया, इसका मतलब राइट साइड नहीं, पॉजिटिव का मतलब अजम्पशन सही था, अपन ने कहा माना था इस तरफ जाएगा, तो इस तरफ ही जा रहा है, ठीक है। कितने से जा रहा है, 16 से, ये बात क्लियर है। चलो अब हमें इक्वेशन तो बन गई हमारी, इक्वेशन तो बन गई है, अब ई और लगाना है। सेकंड वाले में क्या हो जाएगा, सेपरेशन इज इक्वल टू ई टाइम्स ऑफ अप्रोच। सेपरेशन की क्या माने थी, v1 + 2 इज इक्वल टू ई कितना है 1/2। अप्रोच की स्पीड कितनी थी 20 - 2 18, तो v1 + 2 इज इक्वल टू हाफ इंटू 18, v1 + 2 कितना आ गया 9, v1 कितना आ गया 7 मीटर पर सेकेंड। ये बात समझ में आती है। अभी भी क्या आया है पॉजिटिव, इसका मतलब सही था, ठीक है। मन में कैसे करते हैं, क्यों, अप्रोच की स्पीड कितनी है, सेम डायरेक्शन माइनस करो 18, सेपरेशन की क्या होनी चाहिए, हाफ लग गया तो आधी 9, तो 9 से दूर जाने चाहिए, तो अगर इसकी 2 है तो इसकी क्या होनी चाहिए 7, 2 + 7 9, ठीक है। हम तो मन में ऐसे कर लेते हैं, 18 से आ रहे हैं, ई हाफ है तो स्पीड हाफ हो जाएगी 9 9, और ये जा रहा 2 से, नहीं जाएगा 7 से, 2 + 7 9, ठीक है, मन में भी कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, दोनों केस में पॉजिटिव आया, मतलब दोनों केस में लेफ्ट साइड जा रहा है, ठीक है। चलो, ओ माय गॉड, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये हमको भी नहीं आता, तुमको भी नहीं आता, हम लोग दोनों एक ही गाड़ी में हैं, अब खाई में जाएगी साथ में जाएंगे। कह रहा है बॉल को छोड़ा है h हाइट से, ड्रॉप किया है, फर्स्ट कोलिजन के बाद स्पीड कितनी होगी, फर्स्ट कोलिजन के बाद स्पीड कितनी होगी। एक काम करते हैं, गिरने से पहले की स्पीड मान लेते हैं v, मान लेते हैं गिरने से पहले की स्पीड मान लेते हैं v, ठीक है, क्या दिक्कत है, v मान ली। अब हमको पता है कि भैया टकराएगा, ई दिया हुआ है, ई दिया है तो कुछ एनर्जी में लॉस होगा, भैया बॉल को छोड़ो, क्या वापस उतनी हाइट तक आती है, नहीं आती है, तो यहां मान लेते हैं, इसकी स्पीड v1, कोई समस्या नहीं। अब ये बताओ, अगर हम फर्स्ट में देख रहे हैं, ये पूछिए v1, ठीक है, ये बताओ आने की स्पीड क्या है, जमीन तो मूव कर दे रही है, आने की स्पीड क्या है, अप्रोच की स्पीड v, और जाने की स्पीड क्या है v1, तो सेपरेशन क्या होता है e टाइम्स ऑफ अप्रोच। भैया जमीन भी एक बहुत बड़ी बॉल है, अर्थ है, मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं करेंगे, है ना, बहुत भारी अर्थ है, फिर बॉल को देखो, अर्थ को फर्क नहीं पड़ेगा। सेपरेशन की स्पीड कितनी है v1, अप्रोच की स्पीड कितनी है v, e टाइम्स v, खत्म हो गया, यही पूछा था। स्पीड ऑफ अ बॉल जस्ट आफ्टर द फर्स्ट कोलिजन, कोलिजन के जस्ट बाद, कोलिजन के जस्ट पहले, कोलिजन के जस्ट बाद, ये बात समझ में आई। तो v कितना होगा, क्यों h हाइट से ड्रॉप किया है, v कितना होगा
√2GH। तभी कह रहे थे फॉर्मूले याद कर लो, काइनेमेटिक्स वाले हर जगह लग जाते हैं। E इंटू √2GH आ गया आंसर। कुछ टफ था नहीं। अब आओ nth कोलिजन। हे भगवान, अरे बॉल आएगी, ऊपर जाएगी, नीचे आएगी, ऊपर जाएगी, है ना, ऐसे हो रहा है। अरे यार ऐसे होगा ना, ऐसे 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 ऐसे, आगे नहीं जा रही है, आगे नहीं जा रही हो तो हम बना रहे हैं, और वहीं गंदगी थोड़ी करेंगे उसी लाइन पे, मैंने बना दिया है। तो ऐसे कितने कोलिजन होंगे? बहुत सारे, जब तक स्पीड 0 नहीं हो जाती। ठीक है, बहुत कोलिजन होंगे। तो कह रहा है फर्स्ट कोलिजन के बाद तो ये आ गई, nth कोलिजन के बाद क्या होगा? मैं 10 कोलिजन, 20 कोलिजन, n कोलिजन, nth कोलिजन के बाद स्पीड क्या होगी? तो एक जुगाड़ लगाते हैं, एक पैटर्न बनाते हैं, पैटर्न। ये बना रहे हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वापस एक बात बताओ, क्यों? जितनी स्पीड से गई उतनी स्पीड से वापस आएगी, सिमेट्री होती है। तो वापस भी किससे आएगी? v1 से आएगी, है ना। अब टकराएगी, अब फिर से स्पीड कम हो जाएगी, अब फिर स्पीड, क्योंकि फिर से लॉस होगा, जितनी बार कोलिजन होगा उतनी बार लॉस होगा गुरु। ये बात समझ में आती है? उतनी बार लॉस होगा। अब जब ऊपर जाएगी, हम मान लेते हैं v2 से जाएगी। किसे आएगी? v2 से। तो v2 क्या हो जाएगा? v2 क्या हो जाएगा? अप्रोच की स्पीड क्या होती है? सेपरेशन की स्पीड क्या होती है? e टाइम्स ऑफ अप्रोच। यहां सेपरेशन v2 है, जा रही है v2 से, आई कितने से थी? v1 से। तो सेपरेशन इज इक्वल टू e टाइम्स अप्रोच, e टाइम्स अप्रोच। और v1 है कितना? ev कितना आ गया? e स्क्वायर भी आ गया, नहीं आ गया? इसका मतलब हर बार e मल्टीप्लाई होता जाएगा, है ना। तो v1 क्या थी हमारी? ev। v2 क्या हो जाएगी? e स्क्वायर v। v3 क्या हो जाएगी? e3v। अब तुम किसी 6वीं क्लास के बच्चे से पूछ दो कि सर यहाँ पे क्या हो रहा है, तो n में क्या आ जाएगा? e की पावर nv। ठीक है, तो nth कितनी हो जाएगी? nth कोलिजन के बाद e की पावर nv, और v कितना है? √2gh। e की पावर n इंटू √2gh। ये बात समझ में आती है? ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं, क्यों? फर्स्ट कोलिजन के बाद 1 हो गया, सेकेंड कोलिजन के बाद नेमिंग कर देते हैं। ये तुम्हारा फर्स्ट कोलिजन है, ये तुम्हारा कौन सा है? सेकेंड कोलिजन। तो फर्स्ट के बाद v1 बन गई, और सेकेंड के बाद v1 v2 बन गई। तो हमने नेमिंग स्कीम रखी है। अब क्या पूछा है? इंपल्स इम्पार्टेड टू ग्राउंड इन द सेकेंड कोलिजन। भैया गिरी है, इंपल्स क्या होता है? पटाक, है ना। सॉरी तेज आवाज तो नहीं आई, ठीक है। तो पटाक भैया, बॉल को पड़ा है, बॉल नीचे से जाके उधर ऊपर आ गई एकदम से, आपस में लगा ना इंपल्स। फोर्स कैसे लगा? आपस में। तो बॉल ने जमीन पे नीचे लगाया, जमीन ने बॉल पे ऊपर लगाया, वैल्यू सेम है। वैल्यू क्या है? सेम। वही वैल्यू पूछिए कितनी है, सेकेंड कोलिजन में कितना इंपल्स होगा। अब याद करो, याद करो, एक क्वेश्चन करवाया था। अगर भैया गुरु ब्लॉक U से गया और ब्लॉक V से वापस आया, तो इम्पल्स क्या होता था? इम्पल्स बोले तो चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स क्या होता है? सडन चेंज इन मोमेंटम, वही तो होता है। कितना था? याद करो, याद करो, m इंटू यू प्लस वी। याद आया? ये लगाना डायरेक्ट, स्पीड्स पता है। तो सेकेंड कोलिजन में, सेकेंड कोलिजन में क्यों पहले की स्पीड कौन सी है? कोलिजन के पहले v1, ये तो फर्स्ट कोलिजन था, v और v1 बन गई, v कन्वर्ट हो गई v1 में, अब v1 कन्वर्ट होगी v2 में। तो आने वाली v1, जाने वाली v2। सेकेंड कोलिजन में क्या हो जाएगा?
आने वाली स्पीड कितनी है? आने वाली स्पीड है v1 और जाने वाली स्पीड कितनी है? v2। तो भैया इम्पल्स को जे भी लिखते हैं, ठीक है, तुम इम्पल्स ही लिख लो। इम्पल्स कितना हो गया? चेंज इन मोमेंटम। जो बॉल को मिला वही ग्राउंड को मिला, आपस में मिल रहा है ना, तो हम बॉल का निकाल ले रहे, वही हम ग्राउंड पे लगा देंगे। वैल्यू तो उतनी ही होगी, बॉल पे ऊपर को पटाख, जमीन पे नीचे को। चेंज मोमेंटम कितना हो जाएगा? एम वी प्लस यू, v2 प्लस v1, यू प्लस वी जो लिखना लिख लो। तो भाई क्यों v2 v1 क्या था? v2 था ई स्क्वायर यू, v1 कितना था? ई यू। करो भैया, कुछ कॉमन आ रहा है? कॉमन क्या आ रहा है? ई कॉमन आ रहा है, यू भी कॉमन आ रहा है, 1 प्लस ई, और यू कितना है? √2gh। या ऐसे भी लिख सकते हो, ई कॉमन ना लो, ई प्लस ई स्क्वायर, ठीक है, m इंटू √2gh ई प्लस ई स्क्वायर। ये बात समझ में आई? हवा में तो नहीं हो रहा? ठीक है। देख लो आराम से। तो हर कोलिजन में स्पीड में कम होती जा रही है, क्यों? क्योंकि ई1 तो छोटा है और ई मल्टीप्लाई हो रहा है बार बार, ठीक है। चलो 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 चलो, ठीक है। अरे ये क्वेश्चन तो यार गलत जगह आ गया ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन यहाँ था, देखो ये क्वेश्चन था यहाँ, ये से क्वेश्चन है इस वाले का, ऐसा क्वेश्चन है। और हमने क्या बताया था? ये तो स्पीड ऑफ अप्रोच, जो भी स्पीड में लगा लो, या वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी फॉर्म में लिख लो। अब रिलेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी हमेशा माइनस होती है। कंफ्यूज कर रहा है सर जी? कोई कंफ्यूज नहीं किया। वेलोसिटी हमेशा माइनस होती, याद करो। रिलेटिव वेलोसिटी वेक्टर में होती है ना, वेलोसिटी है वो वेक्टर है। तो v1 वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। जब वेक्टर में रखते हैं इज्जत से तो सेम डायरेक्शन में आता है माइनस, अपोजिट में आता है प्लस, स्पीड के फॉर्म में। वेलोसिटी पे रखोगे तो माइनस ही आएगा क्योंकि वेक्टर फॉर्म में है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो क्या है। टू पार्टिकल ईच ऑफ मास m ट्रैवलिंग विद द वेलोसिटीज u1 एंड u2 कोलाइड परफेक्टली इन इलास्टिकली। इन इलास्टिक मतलब ई कितना है? 0। परफेक्टली इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक मतलब, ठीक है। तो द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? लॉस हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 और रिलेटिव वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में क्या आता है हमेशा? माइनस, चाहे कैसे भी जा रहे हो, ऐसे ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता। u1 माइनस u2 या u2 माइनस u1 जो लिख लो, स्क्वायर लगा है, कोई दिक्कत नहीं है, का स्क्वायर 1 माइनस ई कितना है? क्यों? 0 क्या आ गया? हाफ m स्क्वायर अपॉन 2m u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। तभी फिजिक्स तो बहुत प्रिसाइज है, वेक्टर और स्केलर में आंसर उल्टा आते हैं। mm कट जाएगा, mm कट गया, 2 ठीक है, m/4 u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। चलो पम पम पड़ा, आओ भैया अब पढ़ेंगे 2D। 2D भैया XY 2D हो या 3D, मेन प्रिंसिपल क्या होता है 2D का? कितनी बार बताया है? X और Y को आपस में कोई मतलब नहीं है। X अपनी दुनिया में जी रहा है, Y अपनी दुनिया में जी रहा है, तो मोमेंटम कंजर्व करोगे
एक्स में अलग करोगे, वाई में अलग, इतनी बार कर चुके मोमेंटम कंजर्व, ठीक है। फॉर्मूला लिखवा रहे, ये समझ लो, एक्स में अलग, अलग की स्पेलिंग गलत है, अलग, और वाई में अलग, अलग अलग मोमेंटम सॉल्व कर लें, खत्म बात। अलग सॉल्व करना है और वाई में अलग सॉल्व करना है। 2D मतलब जैसे मान लो बम है, बम फटा, ठीक है, तो चीजें हर तरफ गई ना, 3D में गई वो, तो वहां भी गई, वहां भी गई, वहां भी गई, वहां भी गई, हर तरफ गया ना मसाला जो भरा हुआ था उसमें, तो वो 3D में था। हम किस बात कर रहे हैं? 2D में, ठीक है, समझ में आ जाएगा अभी, ओके। A bomb initially at rest, लो वही हो गया, explodes by itself, ठीक है, in 3 equal mass fragments, 3 मास में टूटा है, ठीक है। The velocity of 2 fragments are फलाना एंड ढिकाना, ठीक है, 2 वेलोसिटी दी है 2 मास की। वेलोसिटी ऑफ अ थर्ड फ्रैगमेंट इज, फ्रैगमेंट मतलब टुकड़ा, 3 टुकड़े हैं। चलो ये बताओ पहले बॉम्ब किस पे था? किस पे था? रेस्ट पे था। तो भैया इनिशियल मोमेंटम कितना था? 0। और जब वो फटा है, एक्सप्लोड हुआ है, एक्सप्लोजन में अंदर के फोर्सेस हैं, एक्सटर्नल फोर्स कितना है? 0। तो भैया बाद का मोमेंटम भी क्या रहेगा? फाइनल भी कितना होगा? 0। मतलब चेंज नहीं होगा, फोर्स ही नहीं है, चेंज नहीं होगा, जो पहले था वही बाद में रहेगा। ये बात समझ में आती है? इनिशियल अगर 0 था, फाइनल भी क्या होगा? 0। तो हम लिख सकते हैं अगर 3 टुकड़ों में टूटा है तो m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 इज इक्वल टू, फाइनल लिखा है हमने, फाइनल 0, कितना होगा? 0। या तुम देखो एक्स वाई में अलग अलग कर सकते हो, या फिर वेक्टर में लिख लोगे, तो वेक्टर में क्या होता है? आई जे के सब आ जाते हैं, अपने आप एक्स वाई इंक्लूड हो जाते हैं। तो हम लिख सकते हैं, अब मोमेंटम कंजर्वेशन करना है, इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल। तो मतलब कहाँ मोमेंटम कंजर्व होगा तो तुमको पता ही है, जहां बाहर का फोर्स नहीं होता है, ठीक है। रखेंगे ऐसे, वेक्टर में रख दो, m1 u1 m2 u2 जितने भी हो इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। आई और जे में रख देना सब कुछ। अब आई को आई से मतलब है, जे को जे से मतलब है, ठीक है। या तो वेक्टर फॉर्म में रख दो, या फिर एक्स वाई तोड़ के अलग अलग करके अलग अलग कर दो, बात बराबर है। यहाँ वेक्टर में दिया, हम वेक्टर में रख देते हैं। तीनों का मास सेम है, तीनों का मास m रख दो, m इंटू v1 कितनी दी है? 3i कैप प्लस 2j कैप, m2 m फिर से माइनस आई कैप प्लस 4 माइनस 4 जे कैप प्लस m3, अच्छा m3 भी m है, v3 हमको नहीं पता, हमने v3 को v3 ही रख दिया वेक्टर फॉर्म में, 0। अब भैया m को हटा दो यार, दोनों साइड m से डिवाइड कर दो, यहां से भी यहां से भी m चला जाएगा, m की टेंशन कम हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा? वहां m से डिवाइड मारो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 0 रहेगा। यहाँ कितना हो जाएगा? 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस आई कैप माइनस 4j कैप प्लस v3 इज इक्वल टू 0। आई में कितना हो गया? क्यों 3 माइनस 1 कितना होता है? 3 माइनस 1 होता है 2 आई कैप, और जे कैप में कितना हो गया? 2 माइनस 4 माइनस 2j कैप प्लस v3 इक्वल टू 0। सब उस तरफ ले जाओ, गुरु साहब उस तरफ ले जाओ, तो v3 कितना हो जाएगा? वरना माइनस 2i कैप प्लस 2j कैप। कितना गंदा आंसर है सारे, एक बार चेक कर लेते हैं। 3 प्लस 2 माइनस 1 माइनस 4, ठीक है, 3 माइनस 1 2
2 -4 -2, ठीक है, सब उस तरफ जाएगा तो वो -2 हो जाएगा, वो +2 हो जाएगा, ठीक है, सही है, समझ में आया? कुछ हवा में हुआ, फॉर्मूला अप्लाई किया, कुछ नहीं किया है, पहले 0 था, बाद में भी क्या है 0, तो बाद का इक्वल टू पहले का, कर दिया सॉल्व। अब यहां थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। बॉडी ऑफ मास 1 kg इनिशियली एट रेस्ट एक्सप्लोड्स एंड ब्रेक इनटू 3 टिक्वेट। फिर से देखो, रेस्ट पे थी, एक्सप्लोड हुआ है, इनिशियल मोमेंटम कितना है 0, फाइनल भी क्या होगा 0। ये बात समझ में आती है? ठीक है, चलो 3 टुकड़े हुए हैं, रेशियो कितना है 1:1:3, m 3m। सर जी m/3 m/4 पूरे का मान लो 5m, पूरे का मान क्या मान लोगे, फुल का मास कितना हो जाएगा, फुल मास हो जाएगा, सस्ते में निपटोगे, फ्रैक्शन में नहीं आएगा, 5m मान लिया भाई, 3 1 1 5 हो गया। अब 3 टुकड़े हुए हैं, एक का मास m है, एक का मास m है, एक का मास 3m है, 2 पीस ऑफ इक्वल मास जो m और m है, फ्लाई ऑफ परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है भाई, ये m ये m परपेंडिकुलर जा रहे हैं विद द स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड ईच। लो ये गया 15 से इधर, ये गया 15 से इधर, ठीक है। अब पूछा है 3m कहाँ जाएगा, ये पूछा होगा 3m कहाँ जाएगा ब्रू, हैवियर फ्रैगमेंट स्पीड पूछी है, क्या पूछी है स्पीड। सॉल्विंग स्टार्ट कैसे करें, कॉमन सेंस लगाओ, कॉमन सेंस, क्यों 5√2 है आंसर, वाह यार मन में कर लिया हमने। मैं ये कह रहा था कि कॉमन सेंस लगाओ, पहले मोमेंटम कितना था 0, अभी भी कितना होना चाहिए 0, पूरे सिस्टम का 0 होना चाहिए। अब इसको मिला है x में, इसको मिला है y में, x और y को आपस में कोई मतलब नहीं होता, लेकिन कायदे से x में भी क्या होना चाहिए 0, y में भी क्या होना चाहिए 0। मोमेंटम जो फाइनल है वो x में भी क्या होना चाहिए 0, पूरे सिस्टम की बात कर रहे हैं, y में भी क्या होना चाहिए 0। तो ये तो एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये पूरा x में, ये पूरा y में है, दोनों कैंसिल कौन करेगा, ये भाई साहब। तो x में कैंसिल करने के लिए इस तरफ जाएंगे, इस तरफ v1 मान लेते हैं, और y में कैंसिल करने के लिए ये इस तरफ जाएंगे, तो यहां v2 मान लेते हैं। हमने इनकी तोड़ दी वेलोसिटी x में और y में, ठीक है, क्या करी तोड़ दी हमने, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब हमको पता है, तो जाएंगे नेट कहाँ जाएंगे, ये कहीं इस तरफ जाएंगे, कहीं इस तरफ जाएंगे, ठीक है। अब नेट हम निकाल लेंगे, पहले हम v1 v2 निकाल ले रहे हैं, फिर नेट मिल जाएगी हमको। इनको कैंसिल करने के लिए नेट 0 होना चाहिए ना, इनको कैंसिल करने के लिए भाई साहब नीचे गए, और इनको कैंसिल करने के लिए भाई साहब इस तरफ गए। करें स्टार्ट, जितना मोमेंटम पॉजिटिव में उतना ही मोमेंटम नेगेटिव में, तभी तो 0 होगा, जितना इसका इस तरफ उतना इसका इस तरफ। तो क्वेश्चन क्या बनेगी, m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2, v1 कितना आ गया 5 मीटर पर, ये हमने x में सॉल्व किया है, जितना पॉजिटिव में होता नेगेटिव में, यही y में लगा दो, जितना पॉजिटिव में तो m इंटू 15 उतना ही नेगेटिव में 3m इंटू v2, v2 कितना आ गया, फिर से कितना आ गया 5 मीटर पर सेकेंड, आ गया नहीं आ गया, दोनों 5 आ गए, तो नेट स्पीड कितनी आएगी v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, कितना आ गया 5√2 मीटर पर सेकेंड। और तुमसे कोई पूछे कहाँ जाएगा, कॉमन सेंस है यार, दोनों स्पीड बराबर है, एकदम बीच में जाएगा, एकदम कहाँ जाएगा बीच में, ठीक है। तो ऐसे ही करना है 45 ऐसे ही करना है, x में b1 b2 मान ली, x में अलग सॉल्व कर लिया, y में अलग सॉल्व कर लिया, 0 था
तो नेट अभी भी क्या होना चाहिए, जीरो, जितना इसका पॉजिटिव में होता है इसका नेगेटिव में। बढ़े आगे। ओके, अच्छा ये क्या है, ओब्लिक का मतलब क्या होता है, देखो उसने लिखवा था हेड ऑन, जब स्ट्रेट लाइन में कोलाइड करते हैं उनकी एकदम सेंटर एक ही लाइन पे होते हैं, सेंटर कहाँ होते हैं, एक ही लाइन पे, क्या होता था, हेड ऑन। यहाँ पे सेंटर थोड़ा ऊपर नीचे है, देखो M2 थोड़ा नीचे है, कहाँ है, नीचे। जब कोलिजन होगा ना टेढ़ा मेढ़ा होगा, जब कोलिजन होगा गुरु, यहाँ कोलिजन होगा ऐसे, ठीक है, कोलिजन होगा तो फोर्सेस लगेंगे टेढ़े मेढ़े लगेंगे, इस पे यहाँ लगेगा, इस पे यहाँ लगेगा, तो टेढ़े मेढ़े फोर्स हो गए ना, लाइन में नहीं है, हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, तो अब टेढ़े मेढ़े फोर्स होगा, टेढ़े मेढ़े भागेंगे, टेढ़े मेढ़े भागेंगे। अब करना क्या है, लेकिन अभी भी ये आपस का फोर्स है, किसका फोर्स है, आपस का फोर्स है, आपस का फोर्स। अभी भी एक्सटर्नल फोर्स क्या है, जीरो। क्या करेगा, मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व, जितना पहले उतना बाद में, ठीक है। अब मान लो भले ऊपर नीचे थे थोड़े, ये थोड़ा ऊपर था थोड़ा नीचे था, हाँ हल्का ऊपर नीचे था, लेकिन दोनों एक्स में मूव कर रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो हमको पता है एक्स और वाई को आपस में कोई मतलब नहीं होता, तो पहले एक्स में कंजर्व कर लो फिर वाई में कंजर्व कर लेते हैं। चलो बाद में हमने मान लिया ये V1 से जा रहा है, ये V2 से जा रहा है, ये बना रहा है हॉरिजॉन्टल से अल्फा, ये बना रहा है हॉरिजॉन्टल से बीटा, इसकी V1 स्पीड है, इसकी V2 है, U1 थी U2 थी। करें स्टार्ट, कंजर्व करना है, तो भैया एक्स में करो मोमेंटम कंजर्व। पहले कितना था, M1 U1 पूरा पूरा एक्स में था, तो क्या था M2 U2, बाद में इसका एक्स में कितना है, क्यों इस तरफ वेलोसिटी कितनी जाएगी, कॉस अल्फा, कलर चेंज कर लो भैया, वाइट वाइट सब नहीं है, येलो कर देते हैं, V1 कॉस अल्फा, V1 साइन अल्फा, V2 कॉस बीटा, V2 साइन बीटा। एंगल की तरफ क्या होता है, कॉस, एंगल दूर क्या होता है, साइन, V2 साइन बीटा, ठीक है। करें स्टार्ट। अब x में कितना था, M1 U1 M2 U2, अब x में कितना है, इसका कितना है, कॉस अल्फा, तो M1 V1 कॉस अल्फा, इसका कितना है M2 V2 कॉस बीटा। कुछ नहीं किया, इज्जत से तोड़ दिया, एक्स वाई में फॉर्मूला लगा दिए बस, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। वाई एक्सिस में देखें भाई, ये बताओ वाई एक्सिस में पहले कितना था, दोनों एक्स में मूव कर रहे हैं, जीरो जीरो, दोनों का मोमेंटम वाई में कितना था, जीरो, जीरो प्लस जीरो, ठीक है। तो इसका ऊपर को अब पॉजिटिव नेगेटिव मानना पड़ेगा, ऊपर क्या मान लेते हैं पॉजिटिव वाई में, नीचे मान लेते हैं नेगेटिव, एक्स में आगे पॉजिटिव पीछे नेगेटिव। क्या लिखोगे इसका, M1 V1 साइन अल्फा, इसे क्या लिखोगे M2 माइनस V2 साइन बीटा, माइनस V2 साइन बीटा। क्या बन गई इक्वेशन, M1 V1 साइन अल्फा इज इक्वल टू M2 V2 साइन बीटा, मतलब जितना इसका पॉजिटिव में ऊपर उतना इसका नेगेटिव में, क्योंकि जीरो था ना यार, वाई में कितना था जीरो, अभी भी क्या रहेगा जीरो, जितना इसको पॉजिटिव मिलेगा उतना इसको नेगेटिव मिलेगा, आपस में लगाए ना फोर्स, आपस में। ये बात समझ में आई, हवा में तो नहीं हो रहा, क्या पढ़ा रहे हैं सर जी, चाइनीज बोल रहे हैं, नहीं भैया हिंदी बोल रहे हैं देसी भाषा में, ठीक है। तो ये बन गई एक्स में, ये बन गई वाई में। अब पूरा गेम होता है एप्लीकेशन का, जनरली क्वेश्चन इजी आता है। क्या बोला है सर जी, इसमें आपने वो नहीं बताया अप्रोच सेपरेशन ई, वो भी लगता है जब अननोन बहुत सारे होते हैं, लगता है। देखो दो इक्वेशन है अपन के पास, इक्वेशन कितनी है, दो, तो अननोन कितने निकाल सकते हो, दो,
अगर V1 V2 नहीं पता है मिल जाएंगे, अगर अल्फा भी नहीं पता है, बीटा भी नहीं पता, V1 भी नहीं पता, V2, फिर नहीं हो पाएगा। फिर सेपरेशन अप्रोच वाला होता है, लेकिन वो जेई में होता है, वो बहुत कॉम्प्लिकेट होता है, कितने एंगल पे कितनी हाइट पे टकराएगा तो क्या एंगल बनेगा, उसमें तो भैया पागल हो जाओगे, वाई में नहीं आता वो, कहीं देख भी लिया हो तो नहीं आता। ठीक है, हम पहले पढ़ाते थे नीट में हमको अड़का दिया गया, क्या पढ़ा रहे हैं, अच्छा तो हमको पता ही था, पहली पहली बार नीट पढ़ा रहे थे, तो मैं समझ में आया, अच्छा कम पढ़ा, जो काम का पढ़ाना है, कम नहीं पढ़ाना है, काम का पढ़ाना है। तो ठीक है, इन इलास्टिकली अदर, ठीक है, ये मास है, ये रखा हुआ था, रेस्ट पे था, ये वी से आया, टेढ़ा मेढ़ा टकराया ऊपर नीचे, ये चला गया ऊपर V/3 से, V/√3 से, V से आया, V/√3 से ऊपर गया एक, तो पूछा है सेकंड मास क्या होगा। अब ई हमको पता ही नहीं है, ई हमको नहीं पता है, ना हमको जरूरत है, ठीक है, ना हमको जरूरत है, स्टार्ट कैसे करें। सेकंड मास आफ्टर कोलिजन स्पीड पूछी है, देखो कॉमन सेंस है, पहले मोमेंटम y में है, तुम बताओ, मैं इसका y में है नहीं, इसका y में है नहीं, y में कितना है 0, पहले 0 तो बाद में भी क्या रहेगा 0, तो अगर इसको मिला है पॉजिटिव तो इसको क्या मिलेगा नेगेटिव। ठीक है, यहां मान लेते हैं इसकी v1, और x में मोमेंटम था तो बाद में भी होगा, लेकिन ये तो पूछ चली गई y में, किसके पास होगा, इसके पास होगा, तो यहां मान लेते हैं v1, तो यहां मान लेते हैं v2, टेढ़ा जा रहा है, ये कहा जा रहा है टेढ़ा, v1 v2 अलग निकाल लो। ये बात समझ में आई, पहले मोमेंटम x में था तो बाद में भी होगा, गायब तो होगा नहीं, इसके पास तो है नहीं, तो किसके पास होगा, इसके पास होगा, और y में था नहीं, y में नहीं था तो बाद में भी नहीं होगा, लेकिन इसके पास पॉजिटिव में है तो इसके पास क्या होगा नेगेटिव में, कैंसिल होना चाहिए ना, क्योंकि पहले था ही नहीं। ठीक है, करें स्टार्ट, प्योर लॉजिक, अगर x पे लगाओगे क्या बनेगी इक्वेशन, m इंटू वी 0, इसका तो है ही नहीं x में 0, mv1, ठीक है, तो v1 कितना आ गया v के बराबर, अब y में लगाते हैं, y में लगा लो, पूरा गेम गुरु एप्लीकेशन का है, तब नॉलेज आंसर नहीं आते, क्या फायदा है ना, पढ़ाना है क्या तुम्हें, पढ़ाने के लिए भी आंसर आने चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं, y में लगा रहे, y में तो 0 0, जितना इसका पॉजिटिव में उतना इसका नेगेटिव में, जितना इसका पॉजिटिव में m v/√3 इज इक्वल टू, इसे कितना है mv2, वैसे भी लिख सकते हो 0 + 0 इक्वल टू इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव, घूम फिर के ही आ जाएगा जो अपन ने यहाँ किया था। ठीक है, घूम फिर के ही आ गया तो कट्टा पट्टी मारो, v2 कितना आ गया, v/√3। अब ये बताओ, पूछा गया स्पीड डायरेक्शन, लो स्पीड पूछी है, दोनों स्पीड है इसके पास, v1 भी है v2 भी है, तो नेट स्पीड कितनी हो जाएगी, v1² + v2², v1 कितनी थी, v थी, v/√3, v² + v/√3 का होल स्क्वायर, v² + v²/3, 3v² नहीं, 3v² + v²/3, 4v²/3, ओके, तो आप कुछ बताने वाले थे, 2v/√3, कोई समस्या, 2v/√3 मैच कर रहा है, 2/√3 इंटू v, 2/√3 इंटू v, v तो ऊपर आएगा। ठीक है, ये भैया याद करने वाला केस है, याद करो, अगर 1D में हेड ऑन में इलास्टिक कोलिजन होता है ऐसे या ऐसे, कैसे भी होता है, सेम मास में इलास्टिक कोलिजन होता है, तो क्या था, वेलोसिटी एक्सचेंज आती है,
अगर ऑब्लिक कोलिजन होता है, इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक ऑब्लिक, अब 2D में हो रहा है इलास्टिक, बिटवीन टू बॉडीज ऑफ सेम मास, वही केस है जो उसमें था, बस यहां पे क्या है कि ऑब्लिक हो रहा है, टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, ऊपर नीचे है ना, देखो ये थोड़ा ऊपर है थोड़ा नीचे है, टेढ़े मेढ़े जाएंगे। लेकिन इसमें ये कंडीशन भी है कि एक रेस्ट पे होना चाहिए, एक मूविंग होना चाहिए। ये रेस्ट पे है, ये मूविंग है। तो मैथ लगाने के बाद क्या आता है, V1 V2 जो आती है ना, क्या होती है V1 V2? परपेंडिकुलर होती है। बीच में एंगल क्या होता है? 90। इसका भी लंबा प्रूफ है बहुत, ठीक है, पेपर में डायरेक्ट आएगा, याद कर लो। तो अगर ये अल्फा बना रहा है और ये बीटा बना रहा है, तो अल्फा और बीटा मिला कितना हो जाएगा? बताओ हमको। ये अल्फा है, ये बीटा है, कितना है पूरा? 90। तो अल्फा बीटा कितना हो जाएगा? 90। ठीक है, क्वेश्चन बना दे इस पे। टू इक्वल मासेस, रहने दो, हम तो बता रहे हैं क्वेश्चन क्या आता है। एक लाइन में होता है, यहाँ एक मास रेस्ट पे था, एक आया, इलास्टिक कोलिजन है, सेम मास है, ठीक है, सेम मास है, इलास्टिक कोलिजन है, ऑब्लिक है, टेढ़े मेढ़े गए। तो अगर ये वर्टिकली 30 डिग्री पे गया है, तो ये कितने पे जाएगा? 60 पे जाएगा। सम कितना होना चाहिए? 90। ठीक है, चलो। ये बहुत तगड़ा है, इसमें भैया पूरी बुद्धि लग जाएगी तुम्हारी, ठीक है, घबराए नहीं। ये वॉल है, स्मूथ वॉल है, चिकनी है, और यहां पे ई है। ई मतलब कुछ एनर्जी लॉस हो रहा है, कुछ एनर्जी लॉस हो रहा है। इन इलास्टिक कोलिजन भी है, तो इलास्टिक ले लेते हैं, इन इलास्टिक तीनों ले लेते हैं, ठीक है। लेट से ई है, इलास्टिक में ई क्या होगा? 1। इलास्टिक में ई क्या होगा? 1। तो इलास्टिक केस बहुत सिंपल है, जितनी स्पीड से आएगी उतनी स्पीड से जाएगी, जितने एंगल पे आई है उतने एंगल पे जाएगी, है ना। तो इसमें बहुत सिंपल सिंपल है, टकराने से पहले की स्पीड इक्वल टकराने की बाद की स्पीड, बाद की इक्वल टू पहले की, और टकराने के बाद का एंगल इक्वल टकराने के पहले का एंगल, फुल सिमेट्री। ना स्पीड चेंज हो रही है ना डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो सेम स्पीड सेम डायरेक्शन, टकराने के पहले टकराने के बाद। पर गुरु वेलोसिटी चेंज हो गई। वेलोसिटी क्या होती है? वेक्टर। अभी ऐसा था, अब ऐसा है, ऐसा और ऐसा में अंतर नहीं होता है। वेलोसिटी चेंज हुई, क्यों हुई? क्योंकि फोर्स लगा है। क्या लगा है? फोर्स। तो वेलोसिटी चेंज हुई है पर स्पीड डायरेक्शन चेंज नहीं हुई है, सॉरी, वेलोसिटी चेंज हुई है क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गई है। पहले यहां जा रहा था, अब यहां जा रहा है, डायरेक्शन चेंज हुई है पर एंगल चेंज नहीं हुआ। एंगल सेम, स्पीड सेम, ठीक है। रोना यहां पे है। अब यहां कुछ एनर्जी लॉस होगा, कुछ एनर्जी लॉस होगा। ये बताओ हमें, मोमेंटम चेंज कौन करता है? फोर्स। कौन करता है? फोर्स। एक्स वाई आपस में क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट। अब जब तुम टकराओगे, वॉल वर्टिकल है, वॉल क्या है? वर्टिकल है, इस केस में ली है हमने। तो भाई ये बताओ, जो फोर्स लगाएगी वो नॉर्मल फोर्स लगाएगी ना, वॉल के परपेंडिकुलर लगेगा ना। तो परपेंडिकुलर फोर्स लगा है तो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट चेंज होगा, अलोंग वाला चेंज नहीं होगा। तो ऐसे में कोई फोर्स नहीं है, ऐसे में है गुरु, तो इस केस में एक्स वाला चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर ये यू से आ रही है, इस तरफ कितनी स्पीड है इसकी? ठीक है, कलर येलो, यू साफ दिखता है ना। इस तरफ कितनी है? यू कॉस अल्फा। इस तरफ कितनी है? यू साइन अल्फा, ठीक है। ये हमारी क्या है? यू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। ये क्या है? यू पैरेलल, सरफेस के पैरेलल। यहां देखें, यहां कितनी हो जाएगी? वी साइन, वी साइन बीटा। ये हमारी क्या है?
वी पैरेलल, अरे जगह नहीं है यार। अरे यार हम पढ़े लिखे हैं भाई। वी पैरेलल, ठीक है, ये हमारी क्या है, वी परपेंडिकुलर। वी कॉस बीटा कितनी है, वी परपेंडिकुलर। ठीक है, नेमिंग कर दी ताकि बाद में कन्फ्यूजन ना हो क्या लगा रहे हो आप, है ना। और यहाँ भी कर दी और यहाँ भी कर दी। ठीक है, वो जगह नहीं है डब्बा बनाने की। ठीक है, तो ये बताओ फोर्स कहाँ लग रहा है, वॉल के परपेंडिकुलर। चेंज किस में आएगा, परपेंडिकुलर वाले में। अप्रोच की स्पीड कितनी है, वॉल की तरफ कितनी स्पीड से आ रही है, यू कॉस अल्फा या यू परपेंडिकुलर। और जा कितने से रही है, दूर, बी कॉस बीटा, बी परपेंडिकुलर। तो भाई अगर हम परपेंडिकुलर टू वॉल देखेंगे, वॉल या ग्राउंड जो भी है, वी परपेंडिकुलर क्या हो जाएगी, ई टाइम्स वी अप्रोच, यू परपेंडिकुलर। सेपरेशन इज इक्वल टू ई टाइम्स ऑफ अप्रोच, क्योंकि ऐसे में लगा फोर्स, ऐसे में ही चेंज आया है। ये कितना हो जाएगा, वी साइन बीटा इज इक्वल टू ई टाइम्स यू साइन, ये परपेंडिकुलर है कॉस, वी कॉस बीटा इज इक्वल टू ई टाइम्स यू कॉस अल्फा। ये बन गई पहली इक्वेशन। अब पैरेलल टू वॉल देख लें, पैरेलल टू वॉल, पैरेलल टू वॉल कोई फोर्स ही नहीं है। जब कोई फोर्स ही नहीं है, मोमेंटम चेंज नहीं होगा, जितना ऊपर को थी उतनी ही ऊपर को रहेगी। तो वी पैरेलल इज इक्वल टू यू पैरेलल, खत्म। वी पैरेलल इज इक्वल टू यू पैरेलल। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, वी साइन बीटा इज इक्वल टू यू साइन अल्फा। वी साइन बीटा इज इक्वल टू यू साइन अल्फा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, केस थ्री की जगह नहीं है, बाद में आगे यही सॉल्व कर लेते पूरा पहले। अब एक काम करो, डिवाइड मार दो, क्या मार दो, डिवाइड, डिवाइड मार दो, सेकेंड बाय फर्स्ट। देखो जहां जहां सॉल्व हो सकता है वहां हम सॉल्व करवाते हैं, हर चीज रटवाते नहीं है, ठीक है, जहां जहां रटना है वहां रट लो। डिवाइड मारो, वी साइन बीटा अपॉन वी कॉस बीटा यू साइन अल्फा अपॉन ई यू कॉस अल्फा। तो भैया वी वी कट गया, यू यू कट गया, टेन बीटा आ गया, टेन अल्फा अपॉन ई। यहाँ अल्फा बीटा किससे है, नॉर्मल से है, किससे है, नॉर्मल से। अल्फा एंड बीटा आर मेड बाय नॉर्मल सरफेस। ये बात समझ में आती है। लास्ट केस, केस थ्री, परफेक्टली इनइलास्टिक। इसमें क्या होता है, चिपक गए ना, याद करो, चिपक गए मतलब सेपरेट हुए ही नहीं। सेपरेशन की स्पीड कितनी है, जीरो। सेपरेशन की स्पीड कितनी है, जीरो। तो पास आ रहे सेपरेट हो रहे थे, वो किस में आ रहा था, एक्स में। तो इसमें भैया ये कितनी हो जाएगी, ई जीरो है तो ये पूरा जीरो हो गया, तो ये भी क्या हो गया, जीरो। तो वापस गया ही नहीं, चिपक गया। लेकिन ये वाली स्पीड खत्म नहीं होती है, इसको फर्क ही नहीं पड़ता है। तो क्या होता है, ऐसे चला जाता है, ठीक है, चिपक के चला जाता है, चिपक के चला जाता है भाई, दूर नहीं होगा। ठीक है, तो हमारी ये यू एक्स थी, ये यू वाई थी, ये तो मर गई एक्स वाली, बची कौन सी,
वी वाई बची, या परपेंडिकुलर लिख लो, यू परपेंडिकुलर, यू पैरेलल, यहाँ क्या बची वी पैरेलल, जो किसके बराबर है यू पैरेलल के, इसको फर्क नहीं पड़ेगा, ये वाली खत्म हो गई। तो बीटा कितना हो गया इसमें, बीटा कितना हो गया 90 डिग्री। कई बार आता है फिगर पूछता है सीधे फिगर, ठीक है, तो पास तो आया दूर नहीं गया, चिपक गया, लेकिन चिपक गया लेकिन बाय वाली स्पीड खत्म होगी नहीं, ऊपर चला गया चिपक के, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रोजेक्टाइल है, कह रहा है 20 की स्पीड 60 डिग्री में फेंका है, और ई कितना है ग्राउंड का 1/3 बॉल का टकराने का, तो बॉल जाएगी, तुमको पता सिमेट्री होती है, सिमेट्री होती है, जैसे बॉल जाती है वैसे बॉल वापस आती है। अब एक काम करो, इज्जत से बना लो, थोड़ा बड़ा बना देते हैं ताकि दिक्कत ना हो सॉल्व करने में, है ना। क्यों, कितने एंगल पे क्या था 60 पे हॉरिजॉन्टल से, तो कितने पे आएगा 60 पे आएगा। अब तुम चाहो तो तुम्हें दोनों पूछा है कि भैया हमें डायरेक्शन बताओ स्पीड बताओ, डायरेक्शन बताओ स्पीड बताओ, तो डायरेक्शन तुम निकाल सकते हो वो tan थीटा से, है ना, स्पीड लेकिन फिर मेहनत करनी पड़ेगी, तो हम एक काम करते हैं बेसिक तरीके से करते हैं। क्यों, यहाँ स्पीड तोड़ो, यहाँ स्पीड तोड़ो, 20 cos 60 कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, 20 sin 60, 20 sin 60 कितना होता है 10√3, ठीक है, हम तोड़ दिया। तो अगर ये आया है तो ये वापस वापस यहाँ से 10√3 से आएगा, गया था ऊपर 10√3, सिमेट्री है, तो यहाँ कितने से आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। ये बात समझ में आती है। और भाई एक्स में कोई चेंज नहीं होगा। सर जी क्या बात कर रहे हो गुरु, फोर्स कहाँ लगा इस बार, वॉल के परपेंडिकुलर, वॉल के परपेंडिकुलर, वॉल या ग्राउंड, फोर्स ऐसे में लगा है गुरु, कैसे में लगा, ऐसे में लगा है, ऐसे में, तो चेंज ऐसे में आएगा ऐसे में नहीं आएगा, ये पैरेलल वाली को फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। यहां हम मान लेते हैं वी वी वाई, क्या मान लेते हैं वी वाई, तो हमको पता है, हमको पता है कि वी वाई कितना हो जाएगा इसमें, ये सेपरेशन की स्पीड क्या होती है ई टाइम्स अप्रोच यू वाई। अब ये कौन सी है परपेंडिकुलर वाली है, लिख लो भाई, तुम्हें दिक्कत आ रही लो, वी परपेंडिकुलर इज इक्वल टू ई टाइम्स यू परपेंडिकुलर, देखो देखो कितना हो जाएगा वी वाई, इस केस में ई टाइम्स यू वाई, वी वाई इज इक्वल टू 1/3, यू वाई कितनी थी 10√3, कितना आ गया 10/√3 मीटर पर सेकेंड, स्पीड आ गई वाई में आ गई 10√3 आ गई 10/√3। अब डायरेक्शन निकालना बहुत सिंपल है, अगर सिर्फ डायरेक्शन पूछते तो ये लगा देते, ये वाला, ये वाला कहाँ गया, ये वाला, ये इम्पोर्टेंट, अगर सिर्फ एंगल पूछते तो, अब स्पीड भी पूछी है, तो हमारी नेट स्पीड कितनी जाएगी, नेट स्पीड कितनी जाएगी √10/√3 का होल स्क्वायर प्लस 10 का होल स्क्वायर, तुम सॉल्व करते रहना, ठीक है, 3 4 20/√3 आ जाएगा, ठीक है। और डायरेक्शन पूछेगा तो बॉल की स्पीड जो है यहाँ कितनी है 10, यहाँ कितनी है 10/√3, है ना, ट्रायंगल बना लो पूरा, ऐसे बना लो, ऐसे ऐसे, यहाँ तुम्हारी नेट वेलोसिटी है ना, तो भाई अगर ये अल्फा बना रहा है हॉरिजॉन्टल से, कितना बना रहा है अल्फा, अल्फा कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपॉन 10,
1/√3 आ गया, तो अल्फा कितना हो गया 30 डिग्री, ये कितना आ गया 30 डिग्री। ठीक है, बेसिक्स कभी कभी खराब नहीं होंगे, भले फॉर्मूले याद ना हो, ये भी बेसिक है एकदम। ठीक है, ये भी क्या है बेसिक, वेक्टर लगा दिया। ठीक है, ये भी बेसिक है। अब हम तो नहीं हो रहा, ठीक है चलो। तो ध्यान ये करना था कि प्रोजेक्टाइल है जितने से जाएगा सिमेट्री से ऊपर जाएगा उतने सिमेट्री से वापस आएगा, एक्स वाली कभी चेंज होती नहीं है। टकराया इस बार तो परपेंडिकुलर वाला का फोर्स, ये वाली चेंज होगी ये वाली चेंज नहीं होगी, तो सेपरेशन इज इक्वल टू ई टाइम्स ऑफ अप्रोच लगा दिया। ओके, ओ माय गॉड। तो आज एक काम करते हैं, फील लेंगे बस सेंटर ऑफ मास की। सेंटर ऑफ मास क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं, हाइपोथेटिकल है रियल नहीं है, फालतू में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हाइपोथेटिकल क्यों पढ़ा रहे हो, पता है मैथ्स में इमेजिनरी नंबर होते हैं, एक तुमने पढ़ा होगा रियल नंबर, मैथ्स में इमेजिनरी नंबर भी होते हैं, पढ़ते हैं हम, कोई मतलब नहीं होता उनका, लेकिन वो काम आते हैं। जीरो इज ऑल्सो इमेजिनरी, जीरो कुछ नहीं होता, जीरो क्या होता है भैया, कुछ है ही नहीं तो कुछ नहीं, तो कुछ नहीं ना, जीरो क्यों लिख रहे हो उसको, जीरो भी इमेजिनरी टाइप का होता है। ठीक है, हमने इमेजिन कर रखा है जीरो, लेकिन काम का बहुत है, ये भी काम की चीज है। पर क्या काम है देखो, क्या होता है सेंटर ऑफ मास, इट इज अ पॉइंट वेयर होल मास ऑफ द बॉडी इज, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इज अज्यूम्ड, रियल में नहीं है, वहां पे अज्यूम कर रहे हैं हम कि वहां पे है, अज्यूम टू बी कंसंट्रेटेड, जहां पे हम अज्यूम कर रहे हैं कि पूरा मास वहीं पे उसी पॉइंट पे है, उसको हम क्या बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। हमारा तो एक पॉइंट तो हम है नहीं, ठीक है, दुनिया में सब बड़ी बड़ी बॉडीज हैं, चाहे कुछ भी हो, एसी हो, पंखा हो, हम है, तुम है, कोई पॉइंट है क्या, पेन है, पॉइंट तो है नहीं। ठीक है, लेकिन जब तुम कहते हो वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो वी वहां पे एक होती है, यू भी एक होती है, ए भी एक होता है। अब जो मान लो ऐसे गिर रही है, देखना ये ऐसे गिर रही है, ऐसे, कैसे, ऐसे, तो ये वाला अपनी ज़्यादा डिस्टेंस चला, देखना ये वाले ने कम चला, इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, इसकी वेलोसिटी कम है उतने टाइम में। जब लिखते हो वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो किसकी लिखते हो, इसकी कि इसकी है, यहाँ तो बहुत सारे पॉइंट हैं। ठीक है, सबकी वेलोसिटी क्या है अलग अलग, देखो देखना, अरे यार कैसे फील करा, देखो देखना, ऐसे आया ना, तो रियल वर्ल्ड में अगर कुछ मूव कर रही है सबकी वेलोसिटी क्या होगी अलग अलग, तो सबको रिप्लेस करके एक पॉइंट लगाते हैं, उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन क्या है, सेंटर ऑफ मास पे अगर तुम फोर्स लगाओगे, जैसे यहां से कंगी यहां से पकड़ लो, ठीक है, मूव कर गया, यहां से पकड़ लो तो मूव कर गया, अपने आप रोटेट हो गया, है ना। यहाँ किनारे पे लगाओगे फोर्स तो गिर जाएगा, है ना, घूम जाएगा। अगर हम इसका सेंटर ऑफ मास ढूंढ लें, ढूंढ लिया, अब नहीं घूम रहा, अब तुम्हें दिख रहा होगा एकदम बीच में नहीं है, एकदम बीच में क्यों नहीं है, तुमने बोला सेंटर, ज्योमेट्रिकल सेंटर नहीं, सेंटर ऑफ मास। क्यों, क्योंकि देखना, ये देखो यहां से खाली खाली है, यहां से भरा भरा है, यहां मास ज्यादा है, यहां मास दिखने में ज्यादा है कम, लेकिन कम है मास यहाँ पे, तो यहां मास कम है, यहां मास ज्यादा है। ठीक है, इसलिए हमेशा हैवी की तरफ होता है, देख रहे हो कहाँ है, अरे यार रुक जा यार प्लीज, बेइज्जती हो रही, भाई 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 बेइज्जती हो रही। ठीक है, हैवी की तरफ होता है, हल्की की तरफ नहीं होता, एकदम बीच में नहीं है, ये लग तो रहा है एकदम बीच में, अब है, अब बीच में नहीं है। ठीक है, हैवी की तरफ होता है हमेशा, तो ये वो पॉइंट है जहां फोर्स लगाओगे तो बॉडी रोटेट नहीं करेगी, रोटेट नहीं करेगी। इसका रियल वर्ल्ड और एप्लीकेशन बताओ, थोड़ा फील नहीं आ रही, अरे गुरु लो इंक्लाइन है, ठीक है इंक्लाइन है, एक डब्बा है, पतला डब्बा है, एक बार हमने उसको ऐसे रख दिया,
एक बार उसको ऐसे रख दिया, ठीक है, एक बार उसको ऐसे रख दिया, एक बार उसको ऐसे रख दिया। अब तुम्हें ये बताओ क्यों, कैसे में पलटेगा? अब वही डब्बा है, छोटा बड़ा हो गया। अरे यार गुस्सा हो रहे तुम। गुस्सा की जरूरत नहीं है, हम ये कहना चाह रहे हैं, ये बताओ कैसे में पलटेगा, कैसे में नहीं पलटेगा, ये बताओ। कौन पलटेगा? ये पलटेगा, ये पलटेगा, ये स्लिप होगा। अगर इंक्लाइन स्मूथ भी है ना, ये क्या होगा, ये स्लिप हो जाएगा। और ये क्या होगा, ये पलट जाएगा। पलट जाएगा मतलब क्या बोलते हैं इसको, टॉपल कर जाएगा। तो ऐसा क्यों? ब्लॉक तो वही है, ये क्यों नहीं पलट रहा, ये क्यों पलट रहा है? क्योंकि क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास कम हाइट पे है, कम हाइट पे है। सेंटर मतलब सेंटर ऑफ मास, सेंटर मान लेते हैं अभी, इसका सेंटर ऑफ मास ज्यादा हाइट पे है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास की लोकेशन पे भी डिपेंड करता है कि बॉडी की स्टेबिलिटी कैसी है, समझे। अगर सेंटर ऑफ मास बहुत ऊपर होगा तो पलटेगी वो चीज। तो बसें होती है, बसें डबल डेकर बस होती है, उसको ऐसे बनाया जाता है, बस जो होती है उसको ऐसे बनाया जाता है कि उसका सेंटर ऑफ मास नीचे हो। अगर सेंटर ऑफ मास ऊपर हुआ तो हल्की सी ऐसी होगी और पलट जाएगी। तो व्हीकल्स का सेंटर ऑफ मास बहुत नीचे रखा जाता है, ऐसे मास भरते हैं, ठीक है, कि नीचे भारी भारी हो, ऊपर हल्का हल्का हो। तो सेंटर ऑफ मास भारी भारी की साइड में होता है, ठीक है, और सेंटर ऑफ मास नीचे होता है, तो पलटने की पॉसिबिलिटी क्या होती है, कम। ये है रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, समझ में आ रहा है? हर जगह फिजिक्स है। और सुनो तो, मोबाइल क्या यूनिफॉर्म बॉडी है? इसमें माल पानी बहुत सारा भरा है, रैम, प्रोसेसर, चिप, फलाना ढिमका, इतनी मोटी बैटरी। तुम देखना यहाँ पे चिपसेट होता है ऊपर ऊपर, कैमरा और चिपसेट, कभी देखना ऑनलाइन यूट्यूब पे, नीचे होती है बैटरी, पर बैटरी भारी होती है। इस साइड भारी होना चाहिए, इस साइड हल्का होना चाहिए, लेकिन इसका सेंटर ऑफ मास होता है फोन का एकदम बीच में होता है। ऐसे बनाते हैं लोग एकदम बीच में हो, ठीक है। क्योंकि अगर इस साइड भारी है बैटरी की वजह से नीचे वाले साइड में, तो वो लोग यहाँ बहुत सारा माल पानी भर देते हैं ताकि बराबर भारी हो। सेंटर ऑफ मास कहाँ है? बीच में। अगर यहाँ से फोन भारी होगा और यहाँ से हल्का होगा, तुम कहोगे ये क्या है, ये तुम चला थोड़ी पाओगे उसको, बाबा गिरेगा तुम्हारे हाथ से। और इतना महंगा फोन, कर्व्ड स्क्रीन आजकल आ रही है, 20-20 हज़ार रुपए की स्क्रीन आती है, समझ रहे हो? ये रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन है, दर्द होता है गिर जाए तो, है ना। जितने का फोन नहीं उतने की स्क्रीन है, आगे भी कांच पीछे भी कांच। तो वो ऐसे मास डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पूरे में, सेंटर ऑफ मास कहाँ है? बीच में, ताकि आपको वो फील ना हो हल्का भारी। और हल्का भारी होगा तो ऐसे पकड़ोगे, यहां से बहुत भारी है, पलट जाएगा, गिर जाएगा, ठीक है। तो इसलिए व्हीकल्स आर डिजाइन, व्हीकल्स आर डिजाइंड सच दैट सेंटर ऑफ मास क्या होता है उनका? बहुत लोअर होता है, लो नीचे होता है, इज डाउनवर्ड्स, इज मतलब अब कैसे लिखें यार, डाउनवर्ड्स तो नहीं, इज इन द लोअर रीजन। ऊपर ऊपर होगा तो गाड़ी पलट सकती है, ऑफ कार बॉडी। चलो अब थोड़ा समझ में तो आ गया, हाइपोथेटिकल है। फॉर्मूला क्या होता है, कहाँ होता है सेंटर ऑफ मास, पूछता है कहाँ है सेंटर ऑफ मास, पोजीशन क्या है उसकी, लोकेशन क्या है। तो कैसे करते हैं, लोकेशन उसकी निकालते हैं। अगर बहुत सारे, मान लो ये तो हमारी एक बॉडी है, अब देखो यहाँ भी मास है, यहाँ भी मास है, यहाँ भी मास है, बहुत सारा मास है ना, बहुत सारा मास है, सबको कंसीडर करना पड़ेगा, सबको कंसीडर करना पड़ेगा। सबका मास अलग अलग है, उंगली का मास अलग है, हाथ का अलग है ना, इसका अलग है, इसको अलग, तो सबका मास अलग अलग है। कैसे निकालते हैं? अगर m1 मास की लोकेशन r1 वेक्टर है, अब लोकेशन, कभी भी लोकेशन बताओगे सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है, उसके लिए तुम्हें ऑरिजिन एज्यूम करना पड़ेगा। ऑरिजिन, तुम कहाँ ऑरिजिन एज्यूम करते हो उसके हिसाब से आंसर आएगा। लेकिन मान लो हमारा सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, यहाँ पे,
ये यहाँ पे सेंटर ऑफ मास है हमारा। यहाँ ऑरिजिन मानोगे तो वैल्यू नेगेटिव में आएगी, और नीचे ऑरिजिन मानोगे तो वैल्यू पॉजिटिव में आएगी। सेंटर ऑफ मास वही रहेगा, लेकिन जो कि वैल्यू है पोजीशन, आप कहाँ ऑरिजिन एज्यूम करते हो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, एक तरह से एवरेज पॉइंट होता है। क्या होता है? एवरेज पॉइंट। तो एवरेज वाला फॉर्मूला है। अगर m1 रखा है r1 वेक्टर पे, m2 रखा है r2 पे, m3 रखा है r3 पे, वेक्टर में क्या होता है सेंटर ऑफ मास की लोकेशन? m1 r1, m2 r2, m3 r3 अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3, जितने भी है सब लगा दो। 50 है तो 50 का ऊपर 50 का नीचे। ये बात समझ में आ रही? अब डायमेंशन देखे तो मास मास कट जाएगा, डायमेंशन सिर्फ क्या बचेगा? r। तो डायमेंशन किसकी है? बस r की। ठीक है, तो अगर मास नहीं भी पता है, मास के रेशियो से भी काम चल जाएगा कि हाँ दिस मास इज इन द रेशियो 1:2:3, तो आप मान लो भैया m2m 3m, सब कट पिट जाएगा। ठीक है, अब x y z आपस में क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट। x में अलग सॉल्व किया, y में अलग, z में अलग। m1 x1 m2 x2 जितना भी है, 3 पार्टिकल हैं, 50 पार्टिकल हैं, 2 पार्टिकल हैं। एक चीज और ये इंपॉर्टेंट है, अगर सारे मास एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, एक ही लाइन पे सारे मास लाई कर रहे हैं सेंटर ऑफ मास के, और सारे मास लाई कर रहे हैं एक ही लाइन पे, तो सेंटर ऑफ मास भी उसी लाइन पे लाई करेगा। याद रखने की चीज है। कैसे सर जी? कैसे? मान लो एक्स एक्सिस है, क्या है? एक्स एक्सिस। ठीक है, इस पे 3 पॉइंट लाई कर रहे हैं, m 2m 3m। ठीक है, या कुछ नंबर अच्छे चलो यार, 3m 2m 4m। ये है x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2। क्या सेंटर ऑफ मास बताओ? सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? सेंटर ऑफ मास भैया एक्स वाई अलग अलग कर लेंगे। एक्स सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा? m1 x1 m2 x2 m3 x3 अपॉन टोटल मास। अब कहीं भी रखा हो मास पूरा लेंगे, कितना आ जाएगा? 0 2m 4 to the 8 9 10 10m अपॉन 4 5 6 7 8 9 9m 10/9 आ गया। ठीक है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 1.1। तो कहीं यहाँ पे आया, कहीं यहाँ पे आया, 1 के थोड़ा आगे सेंटर ऑफ मास। क्यों भाई क्यों? देखो इस साइड क्यों आया? क्योंकि भैया देखो ये तो 2m है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ रखा है 4m, यहाँ रखा है 3m, कौन बड़ा है? 4m, थोड़ा 4m की साइड आया। ठीक है, एकदम बीच में नहीं आया। ये बात समझ में आती है? वाई सेंटर ऑफ मास पूछे तो वाई सेंटर ऑफ मास m1 गुरु वाई, वाई कितना है इसका? एक्सिस पे रखा है, वाई कितना है इसका? 0। इसका वाई कितना है? 0। इसका वाई कितना है? 0। कितना आ गया? 0। तो एक्स एक्सिस पे आया है ना। ये बात समझ में आती है? क्योंकि तीनों के 0 है तो भैया सेंटर ऑफ मास भी क्या आएगा? वाई 0। तो अगर सब एक लाइन पे लाई करते हैं तो सेंटर ऑफ मास भी उसी लाइन पे लाई करेगा। ये बात घुसी दिमाग में? ठीक है, ये प्रूफ मिल गया हमको। हम ऐसे ही करते थे, अब लंबे प्रूफ तो हम कर नहीं पाएंगे, हम सोचते थे, हम जुगाड़ लगाते थे। ये हमें कैसे, हमें हमें अंदर से पचती नहीं है बात, कैसे कैसे होता है ना। तो हमने खुद ही ट्राई किया एक बार। क्या करें? सिंपल क्या होती है, एक्सिस रख दो सब एक्सिस पे। हमने देखा सबका वाई 0 है, जब सबका वाई 0 है तो सेंटर ऑफ मास का वाई भी क्या होगा? 0। ठीक है, 0 0 0 0। तो कॉमन सेंस से ये हमने समझ लिया। तो कुछ नहीं है, सेंटर ऑफ मास की लोकेशन पूछता है बस, और कुछ नहीं पूछेगा। कुछ नहीं आता है जनरली। द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी
ऐसा है गुरु, जब सिमेट्री वाली बॉडी होती है ना, सिमेट्री वाली, जैसे सिमेट्रिक बॉडी है, या तुम यूनिफॉर्म बॉडी है, ठीक है। हमारा क्या है कि यहाँ क्या है, यहाँ मास ज़्यादा है, यहाँ मास कम है, ठीक है, यहाँ मास बहुत कम है तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, हड्डी भी है, मसल भी है, फलाना ढिमका फैट भी है, सबकी डेंसिटी अलग अलग है। अगर यूनिफॉर्म बॉडी होती है ना, यूनिफॉर्म बॉडी, यूनिफॉर्म बॉडी, ठीक है, यूनिफॉर्म डेंसिटी की, बराबर मास डिस्ट्रीब्यूटेड, जैसे कोई प्लेट है, स्क्वायर प्लेट है, स्क्वायर प्लेट है, या ट्रायंगुलर प्लेट है, या स्फीयर है, या सॉलिड स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, रिंग है, ये क्या यूनिफॉर्म बॉडीज है, ठीक है, यूनिफॉर्म बॉडीज है। तो इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, इनकी ज्योमेट्रिक सेंटर पे, कहाँ पे होता है, ज्योमेट्रिक सेंटर पे। तो अगर सर्कुलर प्लेट है, सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, बीच में, जहाँ ज्योमेट्री के हिसाब से हो, एकदम बीच में, एकदम बीच में। अरे यार, ठीक है, अभी भी बीच में नहीं है, पर हार गए हम, आंखें हैं, बटन है भाई। पर अगर रिंग की बात करें, ज्योमेट्री के हिसाब से एकदम बीच में होना चाहिए। यूनिफॉर्म बॉडीज का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, ज्योमेट्रिक सेंटर पे। कहाँ होता है, ज्योमेट्रिक सेंटर पे। और जो सिमेट्रिक बॉडी है, स्क्वायर है, ट्रायंगल है, उनका सेंटर तो मिल जाता है ना। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, सेंटर ऑफ मास बीच में होगा। रिंग का सेंटर ऑफ मास भी बीच में होगा। लेकिन गुरु, रिंग का तो मास तो किनारे किनारे है, रिंग का मास कहाँ है, किनारे किनारे रिंग है ना, वो तो बीच में मास ही नहीं है। लेकिन बीच में सेंटर ऑफ मास है, बीच में सेंटर ऑफ मास है, तो बॉडी के बाहर है। ये प्लेट में तो बॉडी के अंदर है, ये प्लेट है, अगर सर्कुलर प्लेट है तो बॉडी के अंदर है, बॉडी के ऊपर है, ये बॉडी के बाहर है। तो बॉडी के अंदर भी हो सकता है, बॉडी के बाहर भी हो सकता है, ठीक है। ऑलवेज तो गलत है, मे बी आउटसाइड, हमेशा नहीं होता ज्योमेट्रिक सेंटर पे। किसके लिए होता है, यूनिफॉर्म बॉडीज के लिए ज्योमेट्रिक सेंटर पे होता है। अब हम यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारा क्या डेंसिटी अलग अलग है, यहाँ मास बहुत कम है, खाली है यहाँ से, यहाँ यहाँ भी ठीक है, यहाँ मास बहुत ज्यादा है। समझ में आ रही है बात। चलो आज के लिए इतना काफी है, बाकी सब कल करेंगे, ठीक है। थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर।